नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कश्मीरी कहानीकार अमील कामिल की अनुदित कहानी गरीब की जोरू का वाचन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। अमीन कामिल कश्मीरी भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ राजनैतिक सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करती हैं। उनकी कहानी गरीब की जोरू समाज की दुर्व्यवस्था और सिद्धांत के खोखलेपन को हल्के व्यंग एवं कटाक्ष की सहायता से प्रस्तुत करती है। तो चलिए कहानी का वाचन शुरू किया जाए। कहानी गरीब की जोरू, कहानीकार अमील कामिल। ज्यों ही मुफ्ती साहब ने देखा कि यह किसान उनके ही आंगन में घुस रहा है, वह जल्दी से खिड़की छोड़कर भीतर कालीन पर बैठ गया। पगड़ी की नोक को सीधा किया और दायां हाथ दाढ़ी पर फेरा। उसके होठों पर मुस्कुराहट सी खिल उठी, जिसका अर्थ केवल वही जानता था। असल में उस समय मुफ्ती साहब खिड़की की दरार से रहमान कुली के लड़की के मकान की ओर देख रहा था। वहाँ दलान पर कोई स्त्री उसकी ओर पीठ किए हुए बैठी थी और मुफ्ती साहब इस सोच में लगे थे कि क्या वह रहमान कुली की पत्नी है या भाभी। मुफ्ती साहब तकिए के सहारे बैठ गया। किसान भीतर आया और भीतर आते ही बड़े आदर के साथ उनको सलाम किया। मुफ्ती साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपने मुफ्ती के ओहदे को दृष्टि में रखते हुए बड़ी गंभीर मुद्रा में उसकी सलाम का जवाब दिया। किसान के सिर पर मैली टोपी थी, जिसके किनारे के धागे लटक रहे थे। एक लोई लपेटी हुई थी, जिसमें 2-4 स्थानों पर चूहों ने छेद कर दिए थे। आयु के लिहाज से वह एक युवक लगता था, मगर उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अपनी हैसियत को ध्यान में रखते हुए वह दरवाजे के पास ही दरी पर बैठा। उसने पहले मुफ्ती साहब को देखा, बाद में उनके सामने रखे हुए नक्शे तरासे हुए अखरोट की लकड़ी के बने डेस्क को देखा। डेस्क पर एक कलमदान के साथ कुछ कागज रखे थे। पास ही चमड़े की जिल्द से मड़ी हुई एक मोटी सी पुस्तक भी रखी थी। इस सारे दृश्य को मैं मानो स्वयं देख रहा था, मगर मैं स्वयं वहाँ कहाँ था। अनुमान लगा ले जैसे मैं उसी कमरे में एक शेल्फ पर हाथ पैर समेटे बैठा था। ऐसा ही कुछ लग रहा था। किसान सोच रहा था कि मुफ्ती साहब स्वयं ही पूछ लेंगे कि क्यों आए हो और क्या चाहिए, मगर जब मुफ्ती साहब अपने चेहरे पर गहरी रेखाओं के बल डाले हुए और आँखों को बंद करके तकिए पर आराम से लगकर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे, उसको उन्हें जगाने का प्रयत्न करना पड़ा। हजरत, किसान ने डरते हुए मुंह खोला, मैं रियावत सरह पूछने आया हूँ। मुफ्ती साहब ने आंखें नीचे ही सिर से हामी भरी। किसान ने सोचा ये ऐसे ही शरण में आए व्यक्तियों की बातें सुनते होंगे। वह इससे पहले कभी भी इनके पास नहीं आया था। हजरत, 8 से 4 वर्ष पहले मैंने विवाह किया था। मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहती थी। लहू पसीना एक करके मैं उसको पालता था। सोचता था कि वह उम्र भर मेरा साथ देगी। जनाब, पत्नी के बिना आदमी की ज़िंदगी ही क्या है। यह कहते हुए लोई के भीतर ही वह अपने हाथ से अपने साने खुजाने लगा। मुफ्ती साहब जैसे गहरी नींद से जाग उठे और आंखें चमकाते हुए पूछा, तुमने अपनी पत्नी का क्या नाम बताया? नाम मैंने नहीं बताया, वैसे उसका नाम खतीज है। खतीज? मुफ्ती जैसे इस नाम के हिज्जे निकालने लगे। क्या उसने कोई बच्चा जना है? बच्चे के बारे में सुनते ही इस किसान के चेहरे का पीलापन और बढ़ गया। उसकी ठुड्डी लटक सी गई। एक ठंडी सांस खींच कर कहा, हजरत, अगर मेरे कोई बच्चा हुआ होता तो मैं राजा के समान था। किस आशा से मेरे पास आए हो? मुफ्ती साहब ने बात को संक्षिप्त करने का प्रयत्न करते हुए पूछा। ऐसा लगता था या तो वह किसान की
लंबी कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं था, या वह किसानों के झगड़ों और समस्याओं को इतना अधिक समझता हो कि एक आध वाक्य सुनते ही सारी कहानी समझ जाता हो। हजरत, मैं क्या अर्ज करूं? किसान कहानी को संक्षिप्त करने लगा। जनाब, कहने का मतलब यह है कि 21 दिन पहले मेरी पत्नी को एक रेसी खान नामक बदमाश फुसला कर ले गया। क्यों फुसला कर ले गया, तुमने कुछ नहीं पूछा? मुफ्ती साहब ने तकिए के सहारे और आराम से बैठते हुए पूछा। जी हाँ, पूछा, मगर वह किसी और मुफ्ती साहब की रिवायत बता रहा, जिसके मुताबिक अपनी पत्नी से मेरे निकाह का संबंध टूट गया है। मुफ्ती साहब ने ज्यों ही अपने अतिरिक्त किसी और मुफ्ती साहब की बात सुनी, उनका खून खौल उठा। उसने तकिया का सहारा छोड़ दिया, आंखें उसकी गुस्से से चमक उठी और उसका चेहरा लाल मिर्च जैसा हो गया। तुमने अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सुनते हो? पत्नी तुम्हारी है, उस पर तुम्हारे अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं है। असल में जब तक सरह की सीमानियत नहीं होती, ये बदमाश और इनके संरक्षक मुफ्ती ऐसे ही गरीबों की पत्नियों को हड़पने की ताक में रहेंगे। मुफ्ती साहब यह सारा एक ही सांस में बोल पड़े। मुफ्ती साहब की यह बात सुनकर किसान की जान में जान आई। वह इतना प्रसन्न हुआ जैसे मुफ्ती साहब के तकिए के सहारे बैठने से उसको अपनी पत्नी पुनः प्राप्त हो गई हो। उसने जाने की तैयारी की तो मुफ्ती साहब ने कहा, अरे मुस्टंडे, मशवरे देने का खर्चा ही दे देते। मैं मांगता तो नहीं क्योंकि तुम गरीब हो, मगर एक कानून की किताब खरीदनी है। तुम ही लोगों को सरह के कानून बताने के काम आती है। किसान ने लोई के अंदर ही अपनी कमीज के जेब में हाथ डाला और 5 रुपए का नोट मुफ्ती साहब के सामने रखते हुए बोला, गरीब की ओर से केवल इतना ही स्वीकार करें। अब्दुल, अरे अब्दुल, जिनाब क्यों बुलाया? नौकर दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, यह 5 रुपए का नोट ले लो, ज़रा देखा वह रहमान कुली की बीबी है या उसकी भाभी। मुझे लगा जैसे तकजा गिर रहा हो तो मैं डर कर उठ बैठा। मेरे कान में बातचीत सुनाई दी। जब मुझे पूरी तरह होश आया, मुझे याद आया कि मैं नामदार होटल में बुखारी के पास गर्मी सेकने के लिए घुस आया था और मुझे कुर्सी पर ही नींद की झपकी सी आ गई थी। मैंने आंखें खोली तो वहाँ पर 2 व्यक्तियों को देखा। एक कोई मजदूर जैसा था जो चिथड़ों में लिपटा था, दूसरा एक हट्टा कट्टा जवान सोफे पर आराम से बैठा था। उस जवान का चेहरा आग की तरह लाल था और मजदूर को संबोधित होकर कह रहा था, तुम लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। सुनते हो? कारखाना तुम्हारा है, उस पर तुम्हारे अतिरिक्त किसी और का अधिकार नहीं है। असल में जब तक समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, ये पूंजीपति और उनके नेता इसी भांति मजदूरों का खून चूसते रहेंगे। मजदूर उनकी बातों से प्रसन्न हुआ तो ज्यों ही वह जाने लगा, हट्टा कट्टा जवान बोल उठा, तुम्हारे पास 2-1 रुपए होंगे ना? सोचा कुछ खा लो। सुबह मैं बिना खाए पिए घर से निकला हूँ। तुम लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हीं में डूबा हुआ, खाने पीने का होश ना रहा। मजदूर ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाया। इसके जाने के बाद उसने अपने बालों पर हाथ फेरा और होटल के एक बैरे को आवाज़ दी, बैरे, ए बैरे, आधा पैक सोलन बिस्की। और मैं सोचने लगा कि गरीब की जोरू का क्या होगा। यदि आपको कहानी का वाचन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।